आज की गहरी पड़ताल का विषय है पादपों में श्वसन। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की यात्रा पर ले जाएंगे। हाँ, मतलब कैसे वो भोजन से बनकर सेल के लिए एक तरह से पावर बनता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद ये समझना है कि पौधे बिना फेफड़ों के आखिर कैसे सांस लेते हैं। तो पहला सवाल यही है, क्या पौधे सच में हमारी तरह सांस लेते हैं? सांस तो बिल्कुल लेते हैं, लेकिन अंदाज बहुत अलग है। अलग है। हाँ, ये कोई फेफड़ों वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक केमिकल कहानी है जो हर जीवित सेल के अंदर चलती है। और ये सिर्फ पौधों की कहानी नहीं है। पृथ्वी पर ज्यादातर जिंदगी इसी प्रक्रिया से अपनी ऊर्जा पाती है। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे पौधे गैसों का लेन देन करते हैं और कैसे भोजन के एक छोटे से अणु से ऊर्जा का पूरा खजाना निकालते हैं। चलिए इसी को खोलते हैं। स्रोतों में साफ लिखा है कि पौधों को भी बढ़ने, पानी खींचने, मतलब हर काम के लिए ऊर्जा चाहिए। जाहिर है। लेकिन उनके पास हमारे जैसे फेफड़े या नाक नहीं है, तो फिर गैस अंदर बाहर कैसे जाती है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल भौतिकी के सिद्धांत में है। विसरण या डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। हाँ, गैसें हमेशा ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की तरफ जाती हैं। पौधों में गैसों का लेन देन पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेदों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा, हाँ सुना है। और तनों पर मौजूद वातरंध्रों यानी लेंटिसेल्स से होता है। हवा से सीधे ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। लेकिन इतने बड़े पेड़ के लिए ये छोटे छोटे छेद काफी हैं? उन्हें फेफड़ों जैसे बड़े सिस्टम की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। यहाँ एक दिलचस्प डिजाइन है। पौधों का हर हिस्सा काफी हद तक आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर कैसे? मतलब पत्तियों को हवा से सीधे गैस मिल जाती है, तने को भी, और जड़ें मिट्टी के कणों के बीच फंसी हवा से अपना काम चला लेती हैं। ओ, जानवरों की तरह गैसों को खून के जरिए पूरे शरीर में बहुत लंबी दूरी तक पहुंचाने का कोई झंझट ही नहीं है। इसलिए एक सेंट्रलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम, हर हिस्सा अपना ख्याल खुद रखता है। ये तो कमाल है। लेकिन जब हम इस सांस लेने की प्रक्रिया को जूम इन करके एक अकेली कोशिका के अंदर देखते हैं, तो वहां क्या चल रहा होता है? वो असली पावर प्लांट कैसे काम करता है? बिल्कुल, उस पावर प्लांट को ही हम कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो वो है जटिल यौगिकों के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का ऑक्सीकरण द्वारा टूटना और ऊर्जा का मुक्त होना। एक मिनट, ये तो बहुत भारी हो गया। तो मतलब ग्लूकोज एक तरह की लकड़ी है और सेल उसे ऑक्सीजन की मदद से धीरे धीरे जलाकर उसकी गर्मी यानी ऊर्जा निकालता है। क्या यही है कोशिकीय श्वसन? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका केमिकल समीकरण भी यही कहानी कहता है। C6H12O6 यानी ग्लूकोज और 6O2 यानी ऑक्सीजन। हाँ। इसे बनता है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O पानी और ढेर सारी ऊर्जा। और ये पूरा प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में शुरू होता है और फिर असली एक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसे हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस यात्रा का पहला पड़ाव है ग्लाइकोलिसिस। स्रोत कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में होता है और इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। मतलब ये एक एनारोबिक प्रक्रिया है। हाँ, ये सबसे पुराना और सबसे बुनियादी स्टेप है। इसमें 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को तोड़कर 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। यानी एक बड़ी चीज को 2 छोटी चीजों में तोड़ा जाता है। सही। स्रोत में इसे निवेश और लाभ यानी इन्वेस्टमेंट और पे ऑफ के रूप में समझाया गया है, जैसे कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो। ये इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, निवेश, इन्वेस्टमेंट, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सेल को पहले अपनी जेब से 2 एटीपी मॉलिक्यूल खर्च करने पड़ते हैं। अच्छा, पहले लागत लगानी पड़ती है। हाँ, फिर आता है लाभ, पे ऑफ। जब ये प्रक्रिया पूरी होती है तो बदले में 4 एटीपी और 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल बनते हैं। तो शुद्ध लाभ हुआ 4 कमाए 2 खर्च किए, यानी 2 एटीपी का। 2 एटीपी और 2 एनएडीएच का सीधा सीधा मुनाफा होता है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि ये एनएडीएच असल में करेंसी है ही नहीं, ये तो सिर्फ चेक है। तो फिर असली कैश कहाँ से मिलेगा? मुझे लगा था कि हमें ऊर्जा मिल चुकी है। बहुत अच्छा सवाल है। एटीपी तो कैश की तरह है, जिसे सेल तुरंत खर्च कर सकता है। लेकिन एनएडीएच और आगे चलकर एफएडीएच2 ये हाई वैल्यू चेक की तरह है। हाई वैल्यू चेक। हाँ, इनमें बहुत ऊर्जा छिपी है, लेकिन इन्हें कैश कराने के लिए खास बैंक में ले जाना पड़ता है। पर उस पर हम बाद में आएंगे।
पहले देखते हैं कि पायरुविक एसिड का क्या होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारे पास पायरुविक एसिड है। यहाँ से कहानी में एक मोड़ आता है और इसका भविष्य इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं। सही कहा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सेल किण्वन या फर्मेंटेशन का रास्ता अपनाता है। जैसे यीस्ट में ये पायरुविक एसिड को इथेनॉल और CO2 में बदल देता है। अच्छा, यही वो प्रक्रिया है जिससे बियर बनती है और भटूरे या जलेबी का घोल फूलता है। बिल्कुल वही। और दूसरा रास्ता? दूसरा है लैक्टिक एसिड किण्वन। जब हम बहुत ज्यादा कसरत करते हैं तो हमारी मांसपेशियों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तब वे इसी रास्ते पर चलकर पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बना लेती हैं। अच्छा, तो मेरे जिम जाने के बाद जो 2 दिन तक मांसपेशियों में दर्द रहता है, उसका जिम्मेदार यही लैक्टिक एसिड है। मैं हमेशा सोचती थी कि वो क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन इस किण्वन वाली प्रक्रिया के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? इसमें ग्लूकोज में मौजूद कुल ऊर्जा का 7% से भी कम हिस्सा निकल पाता है। सिर्फ 7%? हाँ, मतलब 93% से ज्यादा ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। 93% बर्बाद। ये तो बहुत ही नाकामयाब सौदा लग रहा है। तो जाहिर है कोई बेहतर तरीका भी होगा। वो क्या है? जब ऑक्सीजन सीन में आती है, जब ऑक्सीजन मौजूद होती है, तब होती है असली कमाई। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। पावर हाउस में? हाँ, अंदर जाने से पहले एक लिंक रिएक्शन होती है जो एक तरह का सिक्योरिटी चेक है। यहाँ पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का है उसे एसिटाइल कोए में बदला जाता है जो 2 कार्बन का है। अच्छा। और ये एसिटाइल कोए ही अगले बड़े चरण क्रिप्स चक्र में एंट्री के लिए गोल्डन टिकट है। ठीक है, तो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल अब माइटोकॉन्ड्रिया के गेट से अंदर आ चुका है। अगला चरण है क्रिप्स चक्र। इसकी शुरुआत तब होती है जब ये 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोए पहले से मौजूद 4 कार्बन वाले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से जुड़कर 6 कार्बन वाला साइट्रिक एसिड बनाता है। हाँ, और क्योंकि ये एक चक्र है तो ये घूमकर वापस वहीं पहुंचता है जहां से शुरू हुआ था। इस पूरी साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और सबसे जरूरी चीज, क्या? ढेर सारे ऊर्जा से भरे हुए चेक्स यानी NADH और FADH2 बनते हैं। 1 मिनट, अगर मैं स्रोतों को सही से देख रही हूँ तो एक क्रेब्स साइकिल में हमें सीधे सीधे सिर्फ एक ATP या GTP मिलता है जो कैश है। तो इस पूरे क्रेब्स चक्र का इतना हल्ला क्यों है? असली खजाना कहाँ है? बेहतरीन सवाल। यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। क्रेब्स चक्र का मकसद सीधे कैश कमाना है ही नहीं। तो फिर? इसका असली काम है ग्लूकोज के बचे खुचे हिस्सों से सारी ऊर्जा निकालकर उसे NADH और FADH2 जैसे हाई एनर्जी चेकों में लोड करना। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए यह चक्र 2 बार चलता है और हमें कुल मिलाकर 6 NADH और 2 FADH2 मिलते हैं। तो असली खजाना यही चेक है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारे पास कैश मतलब थोड़ा सा ATP और बहुत सारे हाई वैल्यू चेक यानी NADH और FADH2 हैं। अब इन चेकों को कैश कराने के लिए बैंक जाना पड़ेगा। वो बैंक कहाँ है और कैसे काम करता है? वो बैंक है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर लगा हुआ है। झिल्ली पर? हाँ, ये प्रोटीन्स की एक लाइन है, एक असेंबली लाइन की तरह। NADH और FADH2 इस लाइन के पहले काउंटर पर अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जमा करा देते हैं। और फिर उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटीन से दूसरे पर कूदते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई रिले रेस चल रही हो। रिले रेस? हाँ, और हर छलांग के साथ वे थोड़ी थोड़ी ऊर्जा छोड़ते जाते हैं। ये जिंदगी की सबसे बड़ी चालाकी है। अगर ग्लूकोज की सारी ऊर्जा एक साथ निकल जाए तो कोशिका जलकर राख हो जाएगी। मतलब एक बॉन की तरह? हाँ, लेकिन कोशिका इसे धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने की तरह निकालती है ताकि हर कदम पर ऊर्जा को पकड़ सके। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्लोजन एंड अ पावर प्लांट। और इस पूरी रिले रेस के अंत में इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ता है? यहीं पर ऑक्सीजन का हीरो वाला रोल आता है। ऑक्सीजन इस लाइन में खड़ी अंतिम ग्राहक है। अंतिम ग्राहक? हाँ, वह इन थके हुए कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को पकड़ लेती है और हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी H2O बना लेती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये पूरी लाइन जाम हो जाएगी, कोई इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ेगा और ऊर्जा का उत्पादन ठप हो जाएगा। समझ गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के इस बहाव से जो ऊर्जा निकली उसका इस्तेमाल कैसे होता है? स्रोत में इसे एक टरबाइन की तरह बताया गया है। वह उपमा एकदम सटीक है। इलेक्ट्रॉनों के बहाव से निकली ऊर्जा का इस्तेमाल प्रोटॉनों यानी
H+ आयनों को झिल्ली के एक तरफ पंप करने में किया जाता है। एक तरफ पंप करने में। इससे झिल्ली के एक तरफ प्रोटॉनों का एक विशाल भंडार जमा हो जाता है, ठीक एक बांध में जमा पानी की तरह। इसमें जबरदस्त पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस बांध में जमा पानी से एटीपी यानी बिजली कैसे बनती है? उस झिल्ली में एक खास एंजाइम लगा होता है जिसका नाम है एटीपी सिंथेज। ये एक घूमने वाले दरवाजे या पानी की टरबाइन जैसा है। टरबाइन की तरह। जब जमा हुए प्रोटॉन इस टरबाइन से होकर तेजी से वापस गुजरते हैं तो ये सचमुच एक मोटर की तरह घूमता है। घूमता है सच में? हाँ, और इसके घूमने से जो मैकेनिकल ऊर्जा पैदा होती है उसी का इस्तेमाल एटीपी और फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी बनाने में किया जाता है। यही है ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण, और यहीं पर उन सारे चक्रों को कैश किया जाता है और ज्यादातर एटीपी बनते हैं। वाह, ये तो एक फिजिकल मूवमेंट से केमिकल एनर्जी बनाने जैसा है। ये मशीनरी सुंदर तो है पर बहुत नाजुक भी लगती है। अगर इस ईटीएस चेन में कोई एक प्रोटीन काम करना बंद कर दे तो डज द होल सिस्टम कोलैप्स? बिल्कुल, ये एक बहुत ही कसी हुई चेन है। अगर एक भी कड़ी टूटी तो पूरी प्रक्रिया रुक सकती है। कई जहर जैसे साइनाइड इसी चेन के एक हिस्से को ब्लॉक करके काम करते हैं, जिससे एटीपी बनना बंद हो जाता है और सेल की मौत हो जाती है। समझ गई। अब अगर हम पूरी बैलेंस शीट देखें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कुल कितना मुनाफा होता है? अगर हम ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स चक्र सबको मिला दें तो किताबी तौर पर एक ग्लूकोज से 38 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। 38? हाँ, अब इसकी तुलना किण्वन से कीजिए जहां सिर्फ 2 एटीपी मिल रहे थे। वायवीय श्वसन लगभग 19 गुना ज्यादा कुशल है। अंत में श्रोत कहते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ ऊर्जा बनाने के लिए नहीं है, इसे एम्फीबॉलिक पाथ कहा गया है। ये क्या है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक तरफा रास्ता नहीं है, मतलब कैटाबॉलिज्म या तोड़ना, हाँ, बल्कि एक व्यस्त चौराहा है। ये शरीर का सेंट्रल मेटाबॉलिक हाईवे है। जरूरत पड़ने पर इस हाईवे से मॉलिक्यूल निकलकर कुछ और बनाने यानी एनाबॉलिज्म भी जा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे अगर सेल को फैट बनाना है तो वो क्रेब्स चक्र से एसिटाइल कोए को निकालकर उससे फैटी एसिड बना सकता है, या अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन ज्यादा है तो प्रोटीन से बने अमीनो एसिड भी इस रास्ते में दाखिल होकर ऊर्जा दे सकते हैं। तो ये सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं बल्कि एक मॉलिक्यूलर फैक्ट्री का सेंट्रल हब है, जहां से कच्चा माल आता भी है और तैयार माल बाहर भी जाता है। बहुत बढ़िया। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? सार ये है कि जिंदगी ने ऊर्जा निकालने का एक अविश्वसनीय रूप से कुशल तरीका विकसित किया है। पहला, पौधे जैसे जीव बिना फेफड़ों के साधारण विसरण से काम चलाते हैं। दूसरा, ऊर्जा को एक साथ बम की तरह फोड़ने के बजाय चरणों में निकाला जाता है जिससे उसे पकड़ा जा सके। सही। तीसरा, एटीपी ही वो यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है जो हर जगह चलती है। और चौथा, ऑक्सीजन वो अंतिम खिलाड़ी है जिसके बिना ये पूरा खेल ही नहीं हो सकता। हमने देखा कि कैसे जीवन ग्लूकोज जैसे एक साधारण अणु से इतनी चतुराई से ऊर्जा निकालता है। ये वाकई अद्भुत है। बिल्कुल, और यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस, जो इस पूरी कहानी का पहला अध्याय है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। हाँ, ये तो एनारोबिक था। तो ये हमें पृथ्वी पर जीवन के विकास के बारे में क्या बताता है? उस जमाने में जब हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन थी ही नहीं, तब शुरुआती जीवन खुद को ऊर्जा कैसे देता होगा? शायद सिर्फ ग्लाइकोलिसिस और किण्वन के सहारे। हाँ, बहुत कम ऊर्जा पर गुजारा करता होगा। और फिर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने की क्षमता ने उस जीवन को कौन सा जबरदस्त विकासवादी फायदा दिया होगा जिससे आज हम इतना जटिल जीवन देख पा रहे हैं। इस पर विचार किया जा सकता है।